नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 4। अध्याय का नाम है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 3 स्थल रूप एवं जीवन पाठ का पढ़ाया था। इसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पार्ट 4 इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत। हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार कर सकते हैं? इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है? इतिहास के स्रोत क्या क्या हैं? मानव इतिहास का प्रारंभ। तो अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। बड़े सवाल पृष्ठ 59। प्रश्न 1, हम ऐतिहासिक समय को कैसे मापते हैं? इसका उत्तर है ऐतिहासिक समय को मापने के लिए हम कई उपकरणों और विधियों का उपयोग करते हैं जो हमें अतीत की घटनाओं को समझने और व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, ग्रेगोरियन कैलेंडर आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला कैलेंडर है। यह ईसा मसीह के जन्म से लेकर अब सीई और उसके जन्म से पहले के वर्षों को बीसीई के नाम से गिना जाता है। नंबर 2, अन्य संस्कृतियों के अपने कैलेंडर हैं, इसे इस्लामी और चीनी कैलेंडर। नंबर 3, हम समय रेखाओं का भी उपयोग करते हैं जो घटनाओं को उनके घटित होने के क्रम से दृश्य रूप में व्यवस्थित करती हैं, जिससे हमें घटनाओं के अनुक्रम और संबंध देखने में मदद मिलती है। नंबर 4, ऐतिहासिक समय को दशकों, शताब्दियों और सहस्त्र शताब्दियों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 5, हम अक्सर विभिन्न अवधियों को चिन्हित करने के लिए ईसा पूर्व और सीई का उल्लेख करते हैं। नंबर 6, इसके अतिरिक्त कलाकृतियों और जीवाश्मों का समय निर्धारण कार्बन डेटिंग जैसी वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके किया जाता है, जबकि लिखित अभिलेख, मौखिक परंपराएं और पुरातात्विक खोजें अतीत के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। प्रश्न 2, विभिन्न स्रोत हमें इतिहास को समझने में कैसे मदद कर सकते हैं? उत्तर, विभिन्न स्रोत हमें विविध दृष्टिकोण, विस्तृत साक्ष्य और प्रासंगिक अंतर्दृष्टि प्रदान करके इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ बताया गया है कि विभिन्न प्रकार के स्रोत इतिहास की हमारी समझ से कैसे योगदान करते हैं। प्राथमिक स्रोत, अध्ययन के समय के दौरान बनाए गए मूल दस्तावेजों या भौतिक वस्तुएं, उदाहरण के लिए शिलालेख, प्राचीन साहित्य, पत्र, डायरियां, आधिकारिक दस्तावेज, तस्वीरें, कलाकृतियां और समाचार पत्र। द्वितीयक स्रोत, वे रचनाएं जो प्राथमिक स्रोतों की व्याख्या, विश्लेषण या सारांश प्रस्तुत करती हैं, उदाहरण के लिए पुस्तकें, लेख, वृत्तचित्र और समीक्षाएं। मौखिक इतिहास, ऐतिहासिक घटनाओं का अनुभव करने वाले या उनके गवाह बनने वाले व्यक्तियों के रिकॉर्ड किए गए साक्षात्कार और मौखिक विवरण, उदाहरण के लिए साक्षात्कार, रिकॉर्डिंग और प्रतिलेखन। प्रश्न 3, प्रारंभिक मानव किस प्रकार जीवन जीते थे? उत्तर है, प्रारंभिक मानव जीवन निम्नलिखित प्रकार से जीवन जीते थे। नंबर 1, शिकार और संग्रहण। प्रारंभिक मानव जानवरों का शिकार करते थे और भोजन के लिए फल, मेवे और पौधे एकत्रित करते थे। नंबर 2, खानाबदोश जीवन शैली। वे भोजन और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकते थे। सरल उपकरण, प्रारंभिक मानव शिकार करने और भोजन इकट्ठा करने के लिए
पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बने सरल उपकरणों का उपयोग करते थे। नंबर 4, आश्रय। वे गुफाओं जैसी प्राकृतिक आश्रयों में रहते थे और शाखाओं और पत्तियों से अस्थायी झोपड़ियां बनाते थे। नंबर 5, अग्नि। प्रारंभिक मानव ने आग बनाने की विधि खोजी, जिसका उपयोग उन्होंने भोजन पकाने, गर्मी पाने और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए किया। वस्त्र। वे मौसम से स्वयं को बचाने के लिए जानवरों की खाल से वस्त्र बनाते थे। 7, संचार। प्रारंभिक मानव ने ध्वनियाँ, इशारों और बाद में गुफाओं की दीवारों पर चित्रों का उपयोग करके संचार के सरल तरीके विकसित किए। नंबर 8, सामाजिक समूह। वे छोटे छोटे समूह या जनजातियों में रहते थे। शिकार करने, भोजन इकट्ठा करने और एक दूसरे की रक्षा करने के लिए मिलकर काम करते थे। नंबर 9, कला और संस्कृति। प्रारंभिक मनुष्यों ने गुफा चित्रों और नक्काशी का निर्माण किया, जो कला और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की शुरुआत को दर्शाता है। आइए ढूंढते हैं प्रश्न एक चित्र। पेज नंबर 70। एक चट्टान के आश्रय में आदि मानव की कुछ गतिविधियों को देख सकते हैं। आप उनमें से किसे पहचान सकते हैं? प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दें। पृष्ठ 70। उत्तर। यहाँ एक चट्टान के आश्रय में आदि मानव की कुछ गतिविधियां दी गई हैं, जिनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। नंबर 1, शिकार और संग्रहण। चट्टानों पर आश्रय लिए हुए प्रारंभिक जानवरों का शिकार करते हैं। इस गतिविधि के साक्ष्य में जानवरों की हड्डियों के अवशेष, पत्थर और हड्डियों से बने औजार और पौधों के अवशेष मिलते हैं। नंबर 2, औजार बनाना। पत्थर के औजार जैसे कि हाथ, कुल्हाड़ी, खुरचनी, तीर के सिरे आदि मनुष्यों द्वारा शिकार चट्टानों के आश्रय से बनाए जाते हैं। ये औजार शिकार, भोजन प्रसंस्करण और अन्य दैनिक कार्यों के लिए आवश्यक हैं। गुच्छों और कोर की उपस्थिति औजार बनाने की प्रक्रिया को इंगित करती है। नंबर 3, आग बनाना और उसका उपयोग। आग से शुरुआती मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उत्तर। इसका उपयोग भोजन पकाने, गर्मी प्रदान करने और शिकारियों से बचने के लिए किया जाता था। चट्टान पर बने आश्रयों में पाए जाने वाले चारकोल, जमा राख की परतें और चूल्हे आग के उपयोग के सबूत हैं। कला और प्रतीकवाद। शैलाश्रयों में अक्सर प्रागैतिहासिक काल की झलक मिलती है, जिसमें दीवारों पर पेंटिंग और नक्काशी शामिल है। ये कलाकृतियां जानवरों, मानव आकृतियों और अमूर्त प्रतीकों को दर्शाती हैं, जो प्रारंभिक मानव संस्कृति, विश्वासों और संचार विधियों को दर्शाती हैं। नंबर 5, आश्रय और रहने की जगह। चट्टानी आश्रयों का उपयोग रहने की जगह के रूप में किया जाता था, जो खराब मौसम और शिकारियों से सुरक्षा प्रदान करते थे। संरचित रहने की जगहों जैसे कि सोने के स्थान, भंडारण क्षेत्र और सामुदायिक स्थानों के साक्ष्य बताते हैं कि शुरुआती मनुष्यों ने अपने रहने के क्वार्टरों को कैसे व्यवस्थित किया। नंबर 6, सामाजिक और अनुष्ठानिक गतिविधियां। साक्ष्य बताते हैं कि शैलाश्रयों का उपयोग सामाजिक अनुष्ठानिक गतिविधियों के लिए भी किया जाता था। इसमें दफन स्थल, अनुनास्टिक वस्तुएं और सामुदायिक स्थान शामिल हैं, जहां प्रारंभिक मानव समूह समारोह या सामाजिक मेलजोल के लिए एकत्रित होते थे। नंबर 7, भोजन तैयार करना। प्रारंभिक मनुष्य चट्टानों पर बने आश्रयों में भोजन तैयार करते थे, जैसे कि पीसने वाले पत्थरों, चूल्हों और प्रसंसाधित पौधों, जानवरों के अवशेषों से पता चलता है। इन गतिविधियों में खाना पकाना, जानवरों को काटना और खाने के लिए पौधों को संसाधित करना शामिल था। प्रश्न 2, निम्नलिखित दृश्य को ध्यान से देखें। यह कुछ सहस्त्र शताब्दियों पहले कृषि समुदाय को दर्शाता है। उन मुख्य गतिविधियों की सूची बनाएं जिन्हें आप पहचान सकते हैं। उत्तर है, दी गई छवि में निम्नलिखित गतिविधियां देखी जा सकती हैं। कटाई। लोग फसलों की कटाई के लिए खेतों में काम कर रहे हैं। भेड़ पालन। लोग ऊन और मांस के लिए भेड़ और बकरियों को पालते थे। लोग भोजन के लिए फल और सब्जियां इकट्ठी करते थे। प्रारंभिक मानव छोटे छोटे समूहों में रहते थे। प्रारंभ में उनकी छोटी छोटी बस्तियों में रहना शुरू किया। पृष्ठ 74, गतिविधियां और परियोजनाएं। प्रश्न 1, एक प्रोजेक्ट के रूप में परिवार का इतिहास, या आप किसी परिवार में रहते हैं तो माइलेज लिखें। अपने पास उपलब्ध इतिहास के स्रोतों का उपयोग करें और अपने शिक्षक से मार्गदर्शन मांगें। उत्तर। इन प्रश्नों को छात्रों को स्वयं हल करना चाहिए। यहाँ हमने एक नमूना उत्तर दिया है। हम उत्तर प्रदेश के रोशनपुर नामक एक छोटे से गांव में रहते हैं। ग्राम पंचायत के माध्यम से हमें गांव के बारे में विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य पता चले।
गांव के पूर्वज पहली बार लगभग 1500 साल पहले यानी लगभग 500 ईस्वी में यहाँ आए थे। मेरे परदादा अमर सिंह एक किसान थे जिनका जन्म 1910 में इसी गांव में हुआ था। मुझे यह जानकारी पारिवारिक कहानियों और एक पुरानी तस्वीर से मिली। प्रश्न 2, क्या हम इतिहासकारों की तुलना में जासूसों से कर सकते हैं? अपने उत्तर के समर्थन में कारण बताइए। उत्तर, हाँ, हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं। जासूसों की तरह ही इतिहासकार भी पहले रहस्य को सुलझाने के लिए सुराग तलाशते हैं। जासूस किसी अपराध में क्या हुआ यह समय के लिए सबूतों का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इतिहासकार पुरानी किताबों, कलाकृतियों, शिलालेखों जैसे स्रोतों का इस्तेमाल यह समझने के लिए करते थे कि अतीत में क्या हुआ था। जासूस और इतिहासकार दोनों ही सवाल पूछते हैं, जांच करते हैं और सच्चाई और छिपे हुए सच को खोजने के लिए जानकारी को एक साथ जोड़ते हैं। प्रश्न 3, तिथियों के साथ कुछ खास। कै, ख, तो इसमें बी, यदि यहाँ पर है बी, उत्तर है राजा चंद्रगुप्त का जन्म 4वीं शताब्दी में हुआ था। दिया गया है कि चंद्रगुप्त का जन्म 320 ईस्वी में हुआ। बुद्ध का जन्म 560 ईस्वी पूर्व में हुआ। इसलिए 560 जमा 320 घटा 1 बराबर 880 घटा 1 यानी 879 वर्ष। इसका मतलब है कि राजा चंद्रगुप्त का जन्म बुद्ध के जन्म के 879 वर्ष बाद हुआ था। सी, झांसी की रानी का जन्म 1828 में हुआ था। वह किस सदी की थी? भारत की आज़ादी से पहले कितने साल पहले की बात है? उत्तर, झांसी की रानी का जन्म 19वीं सदी में हुआ था। भारत को 1947 में आज़ादी मिली, इसलिए 1947 घटा 1828 यानी 119 साल। यानी झांसी की रानी का जन्म भारत की आज़ादी से 119 साल पहले हुआ था। बी, 12,000 वर्ष पहले की तिथि में बदलें। उत्तर, मान लें वर्तमान वर्ष 2024 ईस्वी पूर्व है तो 12,000 वर्ष पहले 12,000 घटा 2024 जमा 1 यानी 9,977 ईस्वी पूर्व। प्रश्न 4, किसी नज़दीकी संग्रहालय की यात्रा की योजना बनाएं। यात्रा की तैयारी, संग्रहालय में मौजूद प्रदर्शनियों के बारे में कुछ पूर्व शोध करने की जानी चाहिए। यात्रा के दौरान नोट्स बनाएं, उसके बाद एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखें जिसमें बताया जाए कि यात्रा और प्रदर्शनियों में क्या अप्रत्याशित, रोचक और मजेदार था। इन प्रश्नों को छात्रों को स्वयं हल करना है। यह हमने कुछ नमूने दिए गए हैं। तैयारी, राष्ट्रीय संग्रहालय में जाने से पहले मैंने उनकी ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए उनसे संपर्क किया और पाया कि इसमें प्राचीन भारतीय कलाकृतियां हैं। प्रदर्शनी में भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों से टेराकोटा मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, मोहरें और आभूषण जैसी कलाकृतियां प्रदर्शित की गई थीं। यात्रा के दौरान मैं विभिन्न अनुभागों पर नोट्स बना रहा था और उनका रख रखाव कर रहा था। विशेष रूप से हड़प्पा गैलरी, मौर्य और गुप्त युग की कलाकृतियां, बौद्ध युग से संबंधित कला अनुभाग, मध्यकालीन भारतीय कला और मूर्ति कला तथा वस्त्र और सजावटी कलाओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। रिपोर्ट, राष्ट्रीय संग्रहालय की यात्रा बहुत ही समृद्ध करने वाली थी। सबसे दिलचस्प हड़प्पा मिट्टी के बर्तन थे जिसमें सराहनीय शिल्प कौशल का प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शनी में हड़प्पा सभ्यता से टेराकोटा, मिट्टी के बर्तन, मोहरें और आभूषण जैसी कलाकृतियां प्रदर्शित की गईं। समकालीन कला और एक और आकर्षण थी और इसमें प्रमुख भारतीय कलाकारों द्वारा आधुनिक और समकालीन कलाकृतियां रखी गई थीं जो ऐतिहासिक संग्रहों के विपरीत थीं। इन कृतियों में समकालीन युग में भारतीय कला की गतिशील और विकासशील प्रकृति को उजागर किया। प्रश्न 5, अपने विद्यालय में किसी पुरातत्ववेत्ता या इतिहासकार को आमंत्रित करें और उनसे अपने क्षेत्र के इतिहास पर बात करने को कहें और यह भी कि इसे जानना क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर, कक्षा गतिविधि है, यह आपको स्वयं करनी है। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। लंबे समय से पृथ्वी की जलवायु में कई परिवर्तन हुए। कुछ समय में यह बहुत ठंडा हो जाता है और पृथ्वी को अधिकांश भाग बर्फ से ढका रहता है। इसे डैश कहते हैं। ए, शीत युग, बी, हिमयुग, सी, उपरोक्त दोनों, डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, हिमयुग। प्रश्न 2, इतिहास में समय कैसे मापा जाता है? क, दिनों की संख्या पर, ख, वर्षों की संख्या पर, ग, घंटों की संख्या पर, घ, मिनटों की संख्या पर। इसका सही उत्तर है ख, वर्षों की संख्या पर। प्रश्न 3, सहस्त्र शताब्दी क्या है? ए, 10 वर्ष की अवधि, बी, 100 वर्ष की अवधि, सी, 1000 वर्ष की अवधि, डी, 1 मिलियन वर्ष की अवधि। इसका उत्तर है 1000 वर्ष की अवधि। प्रश्न 4, मानव वैज्ञानिक क्या अध्ययन करते हैं? ए, पृथ्वी की भौतिक विशेषताएं, बी, मानव समाज और संस्कृतियां, सी, पौधे और जानवरों के अवशेष, डी, अवशेषों को खोदकर अतीत। उत्तर है बी, मानव समाज और संस्कृतियां।
प्रश्न 5, एक शताब्दी क्या है? ए 10 वर्ष की अवधि, बी 100 वर्ष की अवधि, सी 1000 वर्ष की अवधि, डी 1 मिलियन वर्ष की अवधि। इसका सही उत्तर है बी 100 वर्ष की अवधि। प्रश्न 6, लाखों साल पहले के पौधों, जानवरों और मनुष्य के अवशेषों का अध्ययन कौन करता है? ए पुरातत्वविद, बी भूवैज्ञानिक, सी जीवाश्म वैज्ञानिक, डी मानव वैज्ञानिक। इसका सही उत्तर है बी भूवैज्ञानिक। प्रश्न 7, जैसे जैसे समुदाय बढ़े वैसे वैसे उनकी सामाजिक जटिलता भी बढ़ी और वे लोगों की भलाई के लिए जिम्मेदार थे और सभी ने सामूहिक रूप से समुदाय के कल्याण के लिए काम किया। ये सभी भी कोई नहीं, सी नेता और सरदार, डी उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी नेता और सरदार। प्रश्न 8, आधुनिक मानव जिन्हें डैश के नाम से भी जाना जाता है लगभग 3 लाख वर्षों से ग्रह पर घूम रहे हैं। ए मानव, बी होमो सेपियंस, सी ह्यूमन सेपियंस, डी होमो प्राणी। इसका सही उत्तर है बी होमो सेपियंस। प्रश्न, इतिहास के सभी स्रोतों में किसका योगदान है? ए इतिहासकार, बी पुरातत्ववेता, सी पुरालेखवेता और मानव विज्ञानी, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। प्रश्न 10, भारत की भौतिक विशेषताओं जैसे मिट्टी, पत्थर, पहाड़ियां, नदियां, समुद्र, महासागर और पृथ्वी के ऐसे अन्य भागों का अध्ययन कौन करता है? ए पुरातत्वविद, बी भूवैज्ञानिक, सी जीवाश्म वैज्ञानिक, डी मानव विज्ञानी। इसका सही उत्तर है बी भूवैज्ञानिक। प्रश्न 11, कौन सा विषय मुख्य रूप से मानव समाजों संस्कृतियों के अध्ययन से संबंधित है? ए भूविज्ञान, बी नृविज्ञान, सी पुरातत्व, डी जीवाश्म विज्ञान। इसका सही उत्तर है बी नृविज्ञान। प्रश्न 12, इतिहास का अध्ययन करते समय अनेक स्रोतों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? ए पाठक को भ्रमित करने के लिए, भी व्यापक समझ जुटाने और तथ्यों को सत्यापित करने के लिए, सी उपलब्ध जानकारी को सीमित करने के लिए, डी एकल परिप्रेक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। इसका सही उत्तर है बी व्यापक समझ जुटाने और तथ्यों को सत्यापित करने के लिए। प्रश्न 13, ऐतिहासिक समय माप में ग्रेगोरियन कैलेंडर का महत्व यह है कि ए पूरी तरह से चंद्र चक्रों पर आधारित है, बी दुनिया भर में तिथियों को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है, सी केवल सामान्य युग में वर्षों की गणना करता है, डी प्राचीन रोम में स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर है बी दुनिया भर में तिथियों को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। प्रश्न 14, औजार और मिट्टी के बर्तन जैसी कलाकृतियों इतिहास की हमारी समझ में योगदान देती हैं। ये इतिहासकारों के लिए मनोरंजक प्रदान करती हैं, भी पिछले समाजों के दैनिक जीवन और संस्कृतियों की अंतर्दृष्टि प्रदान करके, सी संग्रहालयों में सजावटी वस्तुओं के रूप में काम करके, डी घटनाओं की समय रेखा को भ्रमित करके। इसका सही उत्तर है बी पिछले समाजों के दैनिक जीवन और संस्कृतियों की। प्रश्न 15, मानव समाज के विकास पर विचार करते समय कोई यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि ये सभी प्रारंभिक मानव पूरे इतिहास में खानाबदोश थे, भी कृषि के विकास से स्थानीय बस्तियां थीं, सी औद्योगिक या सामाजिक संरचना को कोई प्रभाव नहीं था, डी मनुष्य हमेशा बड़े शहरों में रहते थे। उत्तर है बी कृषि के विकास से स्थायी बस्तियां बनी। प्रश्न 16, ऐतिहासिक अध्ययनों के संदर्भ में ईसा पूर्व शब्द का उपयोग ए ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित करने के लिए किया जाता है, बी सामान्य युग से पहले के वर्षों को, सी हिमयुग की शुरुआत, डी यूरोप में इस्तेमाल किया जाने वाला एक विशिष्ट कैलेंडर। इसका उत्तर है बी सामान्य युग से पहले के वर्षों को। प्रश्न 17, अतीत का अध्ययन करने में इतिहासकारों की भूमिका को सबसे अच्छे ढंग से इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है। ए विश्लेषण किए बिना कलाकृतियों को इकट्ठा करना, बी वर्तमान और अतीत के बीच संवाद में शामिल होना, सी केवल लिखित दस्तावेजों पर ध्यान केंद्रित करना, डी मौखिक इतिहास और परंपराओं को अनदेखी करना। इसका सही उत्तर है बी वर्तमान और अतीत के बीच संवाद में शामिल होना। प्रश्न 18, शिकार और संग्रहण से कृषि में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुख्य रूप से ए जनसंख्या में कमी आई, बी सामाजिक जटिलता और सामुदायिक संगठन में वृद्धि हुई, सी खानाबदोश जीवन शैली की वापसी हुई, डी विभिन्न पशु प्रजातियों का विलुप्त होना। इसका सही उत्तर है बी सामाजिक जटिलता और सामुदायिक संगठन में वृद्धि हुई। प्रश्न 19, इतिहास के अध्ययन में समय रेखाएं विशेष रूप से किसके लिए उपयोगी हैं? ये बिना संदर्भ के ऐतिहासिक तिथियों को याद रखना, घटनाओं के बीच अनुक्रम और संबंधों की कल्पना करना, सी केवल महत्वपूर्ण आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करना, डी कम महत्वपूर्ण घटनाओं की अनदेखी करना। इसका सही उत्तर है बी घटनाओं के बीच अनुक्रम और संबंधों की कल्पना करना। प्रश्न 20, प्रारंभिक समाजों में नेतृत्व का उदय यह दर्शाता है कि ए छोटे समुदाय में नेतृत्व अनावश्यक था, बी आबादी बढ़ने के लिए सामाजिक संरचनाएं अधिक जटिल हो गईं, सी सभी व्यक्तियों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां समान थीं, डी समुदाय जीवित रखने के लिए पूरी तरह से व्यापार पर निर्भर थे। उत्तर है बी सामाजिक आबादी बढ़ाने के लिए सामाजिक संरचनाएं अधिक जटिल हो गईं। प्रश्न 21, जीवाश्म विज्ञानी मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करते हैं? ए प्राचीन मानव संस्कृतियों का अध्ययन, बी पिछले जीव रूपों को समझने के लिए जीवाश्मों का विश्लेषण,
सी, ऐतिहासिक ग्रंथों की खोज। डी, भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच। इसका सही उत्तर है बी, पिछले जीव रूपों को समझने के लिए जीवाश्मों का विश्लेषण। प्रश्न 22, सहस्त्र शताब्दी की अवधारणा किस अवधि को संदर्भित करती है? ए 100 वर्ष, बी 500 वर्ष, सी 1000 वर्ष, डी 10 वर्ष। इसका सही उत्तर है सी, 1000 वर्ष। प्रश्न 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, अंतिम हिमयुग 1,00,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्ष पूर्व तक चला। 2, प्रारंभिक सभ्यताएं केवल जल उपलब्धता के कारण नदियों के आसपास बसी थीं। 3, नेता या सरदार समुदाय के लोगों की भलाई के लिए जिम्मेदार थे। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ए, बी, सी, डी। इसका सही उत्तर है सी। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 5 इंडिया अर्थात भारत पाठ को पढ़ाऊंगी, उसके प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।